गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें कल हमने स्टार्ट किया था सॉइल पॉल्यूशन। तो हमने ये देखा था कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उन्हीं कारणों में से या उसी टाइप में से हम आज कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो आज हम जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था कल का उसे कंप्लीट करेंगे। तो पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, तो पॉल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल की जो अर्बनाइजेशन है उसके कारण किस किस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है। तो अर्बन एक्टिविटीज़ जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिटी वेस्ट including several biodegradable materials like vegetables, animal waste, paper, wooden piece, carcasses, plant twig, leaves, cloth waste, as well as sweeping and many non-biodegradable materials such as plastic bags, plastic bottles, plastic waste, glass bottles, glass pieces, stone, cement pieces। तो जो अर्बन एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें दो टाइप का मटेरियल निकाला जाता है। एक तो होता है बायोडिग्रेडेबल जो कि ऑर्गेनिज्म से रिलीज़ होता है या ऑर्गेनिज्म जिसे क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल हो जाता है टाइम के साथ। लेकिन कुछ ऐसा होता है जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डिग्रेड नहीं हो पाता। तो ये जैसे सिंथेटिक होते हैं सारे, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास बॉटल्स। तो ये सारे हैं जो डिग्रेड होने में काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं। On a rough estimate, Indian cities are producing solid city waste to the tune of 50,000 to 80,000 metric ton every day। तो ये यहाँ पे एस्टिमेट दिया हुआ है कि पर डे का कितना वेस्ट जनरेट किया जाता है। इफ़ लेफ्ट uncollected and decomposed, they are a cause of several problems such as clogging of drains, barrier to movement of water, foul smell, increased microbial activities. When such solid waste are hospital waste, they create many health problems as they may have dangerous pathogen within them besides डेंजरस मेडिसिन इंजेक्शंस। तो इस तरीके से अगर इस जो वेस्ट निकल रहा है इसे इकट्ठा ना किया जाए और ऐसे कैसे ही छोड़ दिया जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। जो पानी का बहाव है वो रुक जाता है और इसके अलावा जो वाटर के उसमें बैरियर क्रिएट करता है, गंदी स्मेल आती है और इसके अलावा माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो कि बैड स्मेल करेंगे। और जो में हॉस्पिटल वेस्ट होता है उससे भी कई हेल्थ प्रॉब्लम होती है। पॉल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल, अंडरग्राउंड सॉइल इन सिटीज़ इज़ लाइकली टू बी पॉल्यूटेड। जैसे कि केमिकल रिलीज बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो जो रिलीज़ किया जाएगा वो धीरे धीरे जो सॉइल में पोर्स होते हैं उनके थ्रू अंडरग्राउंड सॉइल तक पहुंच जाते हैं और उनकी जो नेचर होती है उसे ख़राब कर देते हैं। डिकम्पोज्ड एंड पार्शियली डिकम्पोज्ड मटीरियल्स ऑफ सैनिटरी वेस्ट्स, तो many dangerous chemicals like cadmium, chromium, lead, arsenic, selenium products are likely to be deposited in underground soil. Similarly, underground soil polluted by sanitary waste generate many harmful chemicals. These can damage the normal activities and ecological balance in underground soil. कॉजेज़ इन ब्रीफ, अब जब ये इसके कारण देखते हैं कि क्या क्या रीज़न है जो कि अंडरग्राउंड सॉइल में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहला हम देखते हैं पॉल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, रन फिर सेकंड है रन ऑफ फ्रॉम पॉल्यूटेंट, पेंट, केमिकल, रोटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, लीचिंग आउट ऑफ लैंडफिल। थर्ड देखते हैं ऑयल एंड पेट्रोलियम लीक्स फ्रॉम व्हीकल वॉश्ड ऑफ द रोड बाय द रेन इनटू द सराउंडिंग हैबिटेट। फिर नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर रन ऑफ फ्रॉम फार्म एंड क्रॉप। फिर नेक्स्ट एसिड रेन्स, फ्यूम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज मिक्सिंग विद रेन। नेक्स्ट सीवेज डिस्चार्ज इनटू रिवर इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली। ओवर एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स, propose purposeful injection into groundwater as a disposal method, interconnections between aquifers
during drilling, poor technique, septic tank seepage, lagoon seepage, sanitary hazardous landfill seepage, cemeteries, scrap yard, leaks from sanitary sewers. तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रीफ में दिया हुआ है कि जैसे कि फैक्ट्री से जो पॉल्यूटेड वाटर होता है उसका रिलीज होना, तो वो क्या होता है सॉइल के अंदर चला जाएगा और वो डायरेक्टली अंदर चला जाता है धीरे धीरे। इसी तरीके से जो पेंट केमिकल्स हैं इनके थ्रू भी होता है, और व्हीकल्स में से अगर ऑयल पेट्रोलियम ये लीक होते हैं तो वो क्या होता है जो कुछ टाइम के लिए तो सरफेस पर रहेंगे, जैसे ही रेन होगी तो वो वाटर के साथ धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, एसिड रेन हो गई, तो इसके कारण भी सॉइल की जो एसिडिटी होती है वो इंक्रीज होती है। सीवेज डिस्चार्ज हो गया, और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स, तो ये सारे यहाँ पे कारण दिए हुए हैं जिसके कारण सॉइल पॉल्यूशन होता है। अर्बनाइजेशन में अर्बन एरिया होते हैं जो वहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन का ये मेन कारण होता है। फिर है इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब जब इस इफ़ेक्ट देखा जाता है तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर पर इफ़ेक्ट, कि एग्रीकल्चर में अगर फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं, इसके अलावा जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज़ में ले रहे हैं, तो उसके कारण क्या क्या इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले है रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी। जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ता है। रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो जैसे लेग्यूमिनोसी फैमिली के जो प्लांट जो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इसमें क्या होगा ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड ये सारी चीज़ केमिकल्स यूज़ में लेंगे तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो काम नहीं करेंगे, और इसके कारण उनकी जो ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो रुक जाती है। तो इसके कारण क्या होगा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। इंक्रीज्ड इरोडिबिलिटी, अब सॉइल इनफर्टाइल हो गई, प्लांट वहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे, क्रॉप ग्रो नहीं कर रही, तो क्या होगा जो ऊपर की सरफेस होती है वो इरोडेबल हो जाती है, मतलब कि इजीली वहाँ से रिमूव होने लग जाती है धीरे धीरे हवा के साथ, पानी के साथ। तो इसके कारण क्या होता है इरोडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लार्जर लॉस ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स, तो इसके कारण जो सॉइल और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन टैंक एंड रिजर्वियर, तो जब सॉइल ईजिली इरोड हो रही है, वहाँ से रिमूव हो रही है फील्ड में से, तो वो सारी सॉइल पानी के साथ बह करके क्या होगा, रिजर्वियर्स होते हैं उनमें बढ़ती चली जाती है, जिससे कि उसमें जो उसका डिपोजिशन होने लग जाएगा। रिड्यूस क्रॉप ईल्ड, तो जो इसकी ईल्ड होती है वो भी बहुत कम प्राप्त होती है। इम्बैलेंस इन सॉइल फौना एंड फ्लोरा, और जो फौना और फ्लोरा होता है सॉइल का वो अपने आप ही इम्बैलेंस होता चला जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल के कारण, तो डेंजर इंडस्ट्रीज़ पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इंडस्ट्रीज़ के कारण क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो फिर इसमें देखते हैं डेंजरस केमिकल एंटरिंग अंडरग्राउंड वाटर, तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनसे क्या हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं। अब ये पानी के साथ मिक्स होकर के धीरे धीरे जो सॉइल के अंदर जाते हैं पोर्स के थ्रू, और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसमें इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेज, जो कि एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम, इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इंक्रीज्ड सैलिनिटी, जो वाटर होती है, जो भी रिवर है उसके सराउंडिंग में या जो भी वाटर बॉडी है उसकी सैलिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड रिड्यूस्ड वेजिटेशन, अब जब वहाँ की सॉइल ही ख़राब हो जाएगी तो वेजिटेशन तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है। अर्बन अर्बन क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, इन्यूडेशन ऑफ एरिया, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, पॉल्यूशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, फाउल स्मेल एंड रिलीज ऑफ गैसेज, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। Environmental long-term effect of soil pollution. When it comes to the environment itself, the toll of contaminated soil is even more dire. Soil that has been contaminated should no longer be used to grow food because the chemicals can leach into the food and harm people who eat it. अब यहाँ पर देखते हैं कि एनवायरनमेंट में सॉइल पॉल्यूशन ज़्यादा टाइम तक है
तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस किस किस तरीके से इफ़ेक्ट होती चली जाएंगी। अब जैसे कोई कंटामिनेटेड सॉइल है तो उसमें अगर हम फूड भी ग्रो करते हैं, कोई क्रॉप भी लगाता है, तो क्या होगा उसमें उस फूड प्लांट में या क्रॉप में बायो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस देखी जाती है कि वो केमिकल एक्यूमुलेट करता है। तो इसके कारण ये जो फूड होता है यह भी खाने लायक नहीं रहता है, क्योंकि ये उस जो फूड मटेरियल है उसके थ्रू जो उसे खाता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। If a contaminated soil is used to grow food, the landfill usually produce lower yield than it would if it were not contaminated. This is turn can cause even more harm because a lack of plant of the soil will cause more erosion, spreading the contaminants onto land that might not have been tainted before. In addition, the pollutant will change the makeup of the soil and the type of microorganism that will live in it. If a certain organism die off in the area, the larger predator animal will also have to move away or die because they have lost their food supply. तो ये सारे इकोसिस्टम पर इफ़ेक्ट दिए हुए हैं कि किस तरीके से इकोसिस्टम इफ़ेक्ट होता है। फिर है इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन इन ब्रीफ। अब यहाँ पर ब्रीफ में दिया हुआ है कि पॉल्यूशन रन ऑफ इनटू रिवर एंड किल द फिश प्लांट एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, कि किस तरीके से सॉइल पॉल्यूशन के इको सिस्टम पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो पानी के साथ बहकर रिवर में चले जाएंगे। वहाँ पे जो फ़िश होती है, प्लांट है और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर गलत इफ़ेक्ट डालेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, जिससे कि उनकी जो लाइफ होती है वो डेंजर में रहती है। Crops and fodder grown on polluted soil may pass the pollutant on the consumer. Polluted soil may not longer grow crop and fodder. Crops and fodder grown on polluted soils. तो जो अगर जो polluted soil के ऊपर क्रॉप्स या फोडर ग्रो कराते हैं तो इसके कारण क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। पॉल्यूटेड सॉइल में नो लॉन्गर ग्रो क्रॉप्स एंड फोडर, और इसमें ज़्यादा टाइम तक क्रॉप और फोडर भी नहीं ग्रो करते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर इज डैमेज्ड, corrosion of foundation and pipelines impair soil stability, may release vapors and hydrocarbon into building and cellars, may create toxic dust, मे पॉइजन चिल्ड्रन प्लेइंग इन द एरिया। तो ये सारे इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट है जो कि एनवायरनमेंट पर पड़ते हैं। कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब जब कंट्रोल की बात आती है तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जैसे प्लास्टिक वेस्ट होते हैं उनको कम से कम यूज़ में लिया जाए। इसके अलावा जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो मटेरियल होता है उसे बिल्कुल रिड्यूस किया जाए कि जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराए जाएँ। तो ये सारे इस तरीके से इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन सजेस्टेड टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन। टू हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन वी कैन लिमिट कंस्ट्रक्शन इन सेंसिटिव एरिया। In general, we would need less fertilizer and fewer pesticides. If we could all adopt the 3Rs: reduce, reuse and recycle. तो यहाँ पे देखिए कि फॉलोइंग स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि सॉइल पॉल्यूशन के कंट्रोल में काम आते हैं। तो अगर हम 3Rs को एडॉप्ट कर लें, मतलब रिड्यूस करना कि कम से कम हम उस जो वेस्ट है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा रीयूज़, अगर कोई वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो कोशिश ये की जाए उसे वापस से यूटिलाइज़ किया जा सके, रीयूज़ किया जा सके। एंड रिसाइकल, कि उसे अगर वो कोई वेस्ट निकला उससे अगर कुछ दूसरी चीज़ प्रोड्यूस की जा सकती है तो इस तरीके से उसे रिसाइकल किया जा सके, तो इसके कारण सॉलिड वेस्ट को कम किया जा सके। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है रिड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनको कम से कम यूज़ में लिया जाए। अप्लाइंग बायो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर कैन रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़।
Biological method of pest control can also reduce the use of pesticide and thereby minimize soil pollution. तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फील्ड में क्रॉप में या एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड हर्बिसाइड यूज में लिया जाता है उनको कम से कम यूज में लिया जाए। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र यूज में लिए जा रहे हैं सिंथेटिक, उसकी जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज में लिए जाने चाहिए। रीयूजिंग ऑफ मटेरियल्स जैसे ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक बैग, पेपर, क्लॉथ, तो इनको वापस से रीयूज़ किया जाए डोमेस्टिक लेवल रादर देन बीइंग डिस्पोज, रिड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। इनको फेंकने से ज़्यादा अच्छा है जितना हो सके उतना रीयूज़ किया जाए। रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल्स, दिस इज़ ए रीजनेबल सॉल्यूशन फॉर सॉइल पॉल्यूशन। Materials such as paper, some kind of plastic and glass can and are being recycled. This decreases the volume of refuse and help in conservation of natural resources. Reforesting, control of land loss and soil erosion can be attempted through restoring forest and grass cover to check wasteland, soil erosion and flood. ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगा करके या फॉरेस्ट ग्रो करा करके सॉइल पॉल्यूशन को रोका जा सकता है, जिससे कि सॉइल इरोजन होती है, जो फ्लड के थ्रू सॉइल इरोजन हो रहा है या एयर के थ्रू हो रहा है, उसको रिमूव किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है इसमें सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। Proper method should be adopted for management of solid waste disposal. Industrial waste can be treated physically, chemically, and biologically until they are less hazardous. Acidic and alkaline waste should be first neutralized the insoluble material. If biodegradable should be allowed to degrade under controlled condition before being disposed. तो इसमें ये बताया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो इंडस्ट्रीज से या जो भी वेस्ट निकलता है तो सबसे पहले उसको फिज़िकली, केमिकली या बायोलॉजिकली ट्रीट किया जाना चाहिए कि इतना ट्रीट कर देना चाहिए कि वो नेचर के लिए कम से कम हैजार्डस हो और इजीली उसका डिग्रेडेशन नेचर में हो सके और कोई हार्म भी ना पहुंचाए। As a last resort, new area of storage of hazardous waste should be investigated, such as deep well injection and more secure landfills. Burying the waste in locations situated away from residential areas is the simplest and most widely used technique of solid waste management. Environmental and aesthetic consideration must be taken into consideration before selecting the dumping site. तो इसमें ये बताया गया है कि जितना भी जो मटेरियल निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल, उसको इस तरीके से ट्रीट कर देना चाहिए कि नेचर में कम से कम हार्म पहुंचाए। और इसके अलावा यहाँ पे नेचुरल लैंड पॉल्यूशन ये दिया गया है। नेचुरल लैंड पॉल्यूशन से मतलब हो गया कि कुछ नेचर के ही खुद के रीजंस होते हैं जिनके कारण पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, हरिकेन्स और फ्लड। तो इनके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है और फिर इनको वापस से रिस्टोर करना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो दिस काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर आर नॉट ओनली प्रॉब्लम इन दैट दे कॉज पॉल्यूशन बट आल्सो बिकॉज दे लीव मैनी विक्टिम्स होमलेस। तो इस टाइप के जो पॉल्यूशन होता है, नेचुरल पॉल्यूशन हो रहा है, इसके कारण ये इतना ही नहीं कि पॉल्यूशन क्रिएट हो, इसके अलावा बहुत सारे जो विक्टिम्स होते हैं वो होमलेस हो जाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक सॉइल पॉल्यूशन कंप्लीट है और